नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डियर रमेश सर में आप लोग का स्वागत है। मैं रमेश कुमार पाल आप लोग के सामने आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है गांधी जी के बारे में, गांधी युग के बारे में। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी का जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानते हैं। जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक जगह पे, जो कि गुजरात में है, वहां पे जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। माताजी का नाम पुतलीबाई गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। और वह जो है गांधी जी का जन्म कस्तूरबा जी के साथ 13 साल की उम्र में हो गया था। तो गांधी जी भी 13 साल के थे और उनकी जो पत्नी कस्तूरबा गांधी थी वो भी लगभग 13 साल की ही थी। उसके बाद इनका जो प्राथमिक जो शुरुआती पढ़ाई वह पोरबंदर में हुआ और उसके बाद जो मतलब और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए वो राजकोट चले गए। उसके बाद वह वकालत की पढ़ाई के लिए वो 1889 1889 में वह लंदन चले गए और वहां तक 3 सालों की पढ़ाई के बाद 1891 में वह वापस आते हैं इंडिया। उसके बाद 1893 ईस्वी में व्यापारी दादा अब्दुल्ला की रिक्वेस्ट करने पे वो साउथ अफ्रीका उनका केस लड़ने के लिए चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वहाँ जाते हैं। वहाँ जब वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उनके साथ एक घटना हो जाती है। जो वह घटना होता है डबरन से प्रीटोरिया यात्रा के क्रम में, जो जहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है मरीन्सबर्ग में, रेल कांड हो जाता है उनके साथ में। उनको क्या करता है, नस्ल भेद के आधार पे उनको ट्रेन से धक्का मार के उतार दिया जाता है, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का रेल टिकट होता है, फिर भी उनको उतार दिया जाता है। उस वह बहुत आहत होते हैं और वह आगे की मतलब आहत होते हैं और आगे की उनका वो जो है ना वो टर्निंग पॉइंट हो जाता है। 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना करते हैं। 1903 में द इंडियन ओपिनियन एक अखबार को बनाते हैं, छापते हैं वो, और जो मतलब स्टार्ट करते हैं द इंडियन ओपिनियन के नाम से। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम का स्थापना साउथ अफ्रीका में ही करते हैं। ये सारे काम वो साउथ अफ्रीका में ही करते हैं जब उनके साथ जो रेल कांड होता है उसके बाद से। 1906 में वो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में ही करते हैं। और अगर आपको कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ, कब और कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले अगर प्रथम पूछा जाएगा तो अगर इंडिया की बात भारत की नहीं आएगी, अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो सबसे पहले प्रथम सत्याग्रह 1906 में वह साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। लेकिन अगर भारत में प्रथम सत्याग्रह पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा हमारा चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अगर भारत की बात नहीं करता है, पूरे पहली बार का करता है, तो आगे प्रथम सत्याग्रह प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में किया था। फिर उन्होंने 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक लिखते हैं। वह साउथ अफ्रीका में रहते हुए 1909 में वह हिंद स्वराज नाम से एक पुस्तक लिखते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके बाद आता है गांधी युग। 1917 से लेकर के 1947 तक गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी 1915 भारत वापस आते हैं गांधी जी, और 1915 तक वह साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद वह जब इंडिया लौटते हैं तो वह होता है 9 जनवरी 1915। इसी डेट को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी उस दिन वह मतलब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और उसी के उपलक्ष्य में हम इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब वे इंडिया आते हैं तो वह भारत को समझने के लिए वो अपने एक गुरु रखते हैं जिनका नाम होता है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु के नाम से जाना जाता है। और वो एक गोखले जी हैं जो उनके पूरे भारत के बारे में जानकारी देते हैं और उनका गुरु बनते हैं। 1916 में वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, जो कि गुजरात में ही है, ठीक है, भर्ती करने वाला। और जब वो 1916 में साबरमती आश्रम का जब मतलब आश्रम बनाते हैं, वो करते हैं, उस बीच में जब वो लौटते हैं जब साउथ अफ्रीका से, तो वो अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। शुरू में सहयोग करते हैं ताकि वो हम मतलब भारतीयों को थोड़ा सा वो मतलब कह सकते हैं कि उनके लिए अच्छा काम करे, लेकिन वो गलत साबित होते हैं बाद में। जब तक अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे तो उस वक्त भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने, भारत के जो बड़े बड़े वो थे, उन्होंने इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा की संज्ञा दे दी थी। किनको? गांधी जी को। भर्ती करने वाला सर्जेंट की संज्ञा किनको दिया गया था? गांधी जी को। किसने दिया था? तो भारतीय लोगों ने ही दिया था, क्योंकि शुरू में जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे तो अंग्रेजों को मदद कर रहे थे।
1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह जो बिहार का चंपारण जिला है, वहाँ पे सत्याग्रह होता है। वह राजकुमार शुक्ल जी के वहाँ का जो लोकल नेता होते हैं, उनके कहने पे, उनके रिक्वेस्ट करने पे गांधी जी चंपारण जाते हैं। चंपारण जाने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि 3 कठिया प्रणाली के विरोध में वो जाते हैं। 3 कठिया प्रणाली क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान अगर 20 कट्ठा जमीन जोतता है, जोताई कर रहा है, तो उनको 3 कट्ठा यानी 3 कट्ठा जो सबसे उपजाऊ जमीन होगा, उस पर उनको नील की खेती करनी पड़ती थी, करनी पड़ती थी। और वो भी 3 कट्ठा जो खेती, जो सबसे उपजाऊ जमीन होता था। और जो नील की जो पौधा होता था, वह बड़ा, मतलब उसका जो जड़ है ना, बड़ा वो लंबा होता था, जिससे क्या होता था कि वो जमीन फिर उपजाऊ नहीं रहता था। अगर एक बार उस पर 3 कट्ठा अगर अपने नील की उपज हो गई, तो आगे उपज नहीं होती थी। 3 कठिया प्रणाली के विरोध में हो गए थे। और उसी वक्त वो इतना फेमस हो गए थे कि रविंद्रनाथ ने इनको महात्मा की उपाधि दे दी थी। तो महात्मा गांधी को सबसे पहली बार, या महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। वह किस लिए हुआ था? इन्होंने भूख हड़ताल किया था, और उस कंपनी के विरोध में, उस मिल कंपनी में मजदूरों के लिए आंदोलन किया था, भूख हड़ताल किया था, क्योंकि वो बोनस नहीं देते थे। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन गुजरात में ही होता है। उसके बाद 1919 से लेकर 22 तक खिलाफत आंदोलन चलता है। शुरू में जो महात्मा गांधी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, वह 1919 से लेकर के 22 तक उनके खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिए। और ये इसका पूरे देश पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। शुरू में कुछ लोगों के साथ ये शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत बड़ा हो गया। तो खिलाफत आंदोलन, इसका खिलाफत आंदोलन होने स्टार्ट होने के और भी कारण थे, क्योंकि 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इन सभी को देखते हुए पूरे देश में खिलाफत आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। जिसमें खिलाफत आंदोलन क्या होता था कि हम अपने स्वदेशी चीजों को यूज करेंगे, और उनकी चीजों को, अंग्रेजों को जो बनाई हुई चीजें, उनको हम मतलब नहीं यूज करेंगे। तो उसको खिलाफत आंदोलन बोलते हैं। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया, ठीक चल रहा था। ये नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1900 में प्रस्ताव पारित हुआ था। उससे पहले एक और अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। लेकिन दिसंबर 1920 का जो अधिवेशन था, उसमें असहयोग आंदोलन पारित कर दिया गया था। इस आंदोलन को एनी बेसेंट ने मूर्खतापूर्ण आंदोलन कहा था। किस आंदोलन को? तो असहयोग आंदोलन को एनी बेसेंट ने मूर्खतापूर्ण आंदोलन कहा था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें एक थानेदार के साथ 21 सिपाहियों के समेत 22 थाने में ही उनको आग लगा दिया जाता है, जिसमें 22 सिपाही उस थाने में जलकर मर जाते हैं। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 5 फरवरी को ही एक घटना होता है, चौरी चौरा कांड होता है, और उसके 6-7 दिनों के बाद, यानी कि 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है गांधी जी के थ्रू। उसके बाद आता है स्वराज पार्टी। मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है। इसमें गांधी जी नहीं होते हैं, इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। फिर इसके बाद आता है गांधी दास समझौता। 1924 में गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता होता है, जो 1924 में होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि गांधी दास समझौता कब हुआ था, तो ये 1924 में हुआ था। उसके आगे चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच में गांधी जी के थ्रू चला था। यह 1930 में 11 सूत्री मांग डरबिन के पास में ये लागू हुआ था, मतलब मांगों के साथ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद आता है दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलता है, जिसमें 78 सहयोगी शुरू में होते हैं, लेकिन वो बाद में लाखों लोग से जुड़ जाते हैं दांडी मार्च में, और 241 मील दूरी तय किया जाता है इस दांडी मार्च में। उसके बाद आता है 1930 में गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है कि ये किसी गोलेकार सर्कुलर जो होता है, उस पर चारों तरफ बैठ करके जो मीटिंग होती थी, उसको गोलमेज सम्मेलन कहा गया, जिसमें अंग्रेज और इंडियन दोनों होते थे। लेकिन 1930 में गांधी जी और कांग्रेस सपोर्ट नहीं करते हैं और नहीं जाते हैं। लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में होता है, उसमें गांधी जी शामिल होते हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है, उनकी बातों को नहीं माना जाता है। तो 1932 में ये फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। उसके बाद पूना पैक्ट समझौता 26 सितंबर 1932 को होता है। ये होता है क्योंकि जो आप जो इलेक्शन होते थे, जो आरक्षण दिया जाता था हर जन लोगों को, वो कम ही
था, इससे 71 से बढ़ा करके 147 कर दिया गया था, उसको बोलते हैं पूना पैक्ट समझौता। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में किया जाता है, जिसमें विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, और उसमें एक नारा दिया जाता है, दिल्ली चलो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लागू किया था गांधी जी के थ्रू, और उसी में एक नारा दिया जाता है गांधी के थ्रू, करो या मरो का नारा। मृत्यु होता है 30 जनवरी 1948, और गांधी जी का मृत्यु हो जाता है 30 जनवरी 1948 को, और गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गोडसे होते हैं। तो आपने देखा कि पूरा एक गांधी जी के बारे में समरी थी। तो आप इनके डेट्स को और इनके आंदोलन को याद करेंगे, और ये जो सारी जानकारियां हैं आपको हर परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।